तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं जो हाल फिलहाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं वहां पे ये सारे क्वेश्चन खूब अच्छी तरीके से पूछे गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे कि फिर आगे चलकर मान लीजिए कभी जीवन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो फिर वहां पर आपसे गलती ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए, कि यदि 2400 रुपया है उसको ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा। आसान सा प्रश्न है, पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ए और बी को कितने भागों में बांटा है, कहें ए को अगर 7 मिल रहा है तो बी को इस हिसाब से 5 मिलना चाहिए, और दोनों को कितना मिलना चाहिए, कहे भाई अगर ए को 7 मिल रहा है बी को 5 मिल रहा है तो दोनों को कितना मिलना चाहिए, कहे दोनों को मिलना चाहिए और 12 रुपया। भाई अगर 12 होता तो ए को 7 मिलता और बी को कितना मिलता, कहें 5 मिलता, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, टोटल 12 रुपया नहीं 2400 रुपया बांटना है। कितना रुपया बांटना है, कहें 2400 रुपया बांटना है गुरुजी। ये कई गुना है, कहें 12 दुनिया 24 होता गुरुजी, 2 जीरो लगा लीजिए यानी कि 200 गुना है। तो ए को कितना मिलेगा, कहें ए को 7 गुणे में 200 गुना कर दो, 7 दुनिया 1400 रुपया किसे मिल जाएगा, कहें ए को मिल जाएगा। अच्छा बी को कितना मिल जाएगा, कहें बी को भी 200 गुना मिल जाएगा, कहें 5 दुनिया 10 यानी कि 1000 रुपया किसे मिल जा रहा है, कहें 1000 रुपया हमें किसे मिल जा रहा है, बी को मिल रहा। ए को 1400 और बी को 1000, कुल मिलाकर कितना है, कहे कुल मिलाकर 2400 रुपया बांटना। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं थी, कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। चलो भाई, कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए एवरेज का कई फार्मूला होता है, देखिएगा अगर हम औसत की बात करते हैं ना तो औसत बराबर क्या होता है, कहे औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटे में क्या होता है, कहे बटे में संख्या होता है, बटे में संख्या होता है। संख्याओं का योग बटे में क्या होता है, कहे बटे में संख्या होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब 11 के प्रथम 12 गुणक अगर हम निकालेंगे तो 11 का पहला गुणक होगा 11 1 के 11, 11 का जो दूसरा गुणक होगा 11 दुनिया 22, ऐसे 11 का जो तीसरा गुणक होगा वो 11 तिहाई 33। ऐसे कहीं ना कहीं जब आप 12 तक लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफी लंबा होने वाला है, और आप सभी लोगों को पता है कि जो हम लोगों का एग्जाम होने वाला है वहां पर हमें टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा मिलता है। तो इतना ज्यादा हम करेंगे अगर, फिर सबको जोड़ेंगे और फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो एक और तरीका होता है, एक दूसरा तरीका होता है जो सेकंड मेथड होता है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड तरीका होता है वो क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, औसत कभी भी निकालना हो जब दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा बराबर हो। देखिए अंतर बराबर ना, देखिए यहां पर भी 11 का अंतर, यहां पर भी 11 का डिफरेंस, तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2 कर लो, एवरेज निकल जाएगा। तो पहली संख्या आपको 11 मिल जाएगी और प्लस में 12 गुणकों ना, तो 11 और 12 गुणक कौन होगा, कहें 12 1 के 12 के 2 हो जाएगा, और 12 1 के 12 और 1 13 यानी कि 132 हो जाएगा। पहली संख्या 11 और अंतिम संख्या 132 बटे में 2 कर लीजिए, ये दूसरा तरीका हुआ। और देखिए कितने आसानी से लग जाता है, कहे 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसे 2 से अगर काटोगे आप तो 2 सते 14 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी कि 71.5। देखिए कितना आसानी से प्रश्न को लगा दिया गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप लगाने बैठते तो पूरा 12 गुणकों का योग जोड़ते, फिर 12 से आप गुणा करते, कहीं ना कहीं आपको आंसर यही मिलने वाला था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एक बेसिक, ऐसा नहीं कि इस फार्मूले का यूज कहीं नहीं है, इस फार्मूले का भी यूज है, कई जगह पर यूज है भाई। कभी कभी आपको एवरेज दे देता है, संख्या दे देता है और योग पूछ लेता है, ठीक है ना, तो वहां पर भी इन सभी चीजों का यूज होता है भाई। आ जाओ, अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिएगा कई सारे फार्मूले लगाए गए हैं, कोनो मतलब नहीं कितना फार्मूला आप लगाइए। हमने कहा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 कर लो, आपको औसत मिल जाएगा। आ जाओ भाई, कहे धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए,
कहे वर्गमूल निकालना, इस बात का ध्यान देना। चलो भाई, वर्गमूल निकालना है किसका किसका, कहे 34 का स्क्वायर है माइनस का 16 का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसे हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, थोड़ा सा आसान। तो एक फार्मूला काफी फेमस फार्मूला है, हर बच्चे को ये पता होगा, कोई भी पूछो तो वो यही बताता है ना। जैसे एक फार्मूला क्या है कि एक फार्मूला गुरुजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खूब सुना होगा, खूब प्रचलित फार्मूला है। कहते हैं गुरुजी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दो और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख दो। भाई यही तो दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अंडर रूट एक बार जोड़ लो, कहे 34 और प्लस में 16 कर लीजिए गुरुजी। कहे एक बार घटा लो, कहे 34 माइनस में 16 कर लो, कहे 16 कर लो। भाई ठीक है, कोनो बात नहीं, आगे देख लेते हैं। कहे 34 और 16 क्या होता है, कहे 34 16 50 होता है। गुणे में यहां पर अगर आप करोगे ना तो 34 में से जब 16 जाएगा तो ध्यान दीजिए कितना हो जाए, कहे 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा और एक यहां पर आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 18 पंचे 90 यानी कि अंडर रूट क्या हो जाए, कहे अंडर रूट 900 हो जाएगा। अब बताओ भाई 900 का वर्गमूल क्या होता है, कहे 900 गुरुजी बाहर आके 30 बन जाए, क्योंकि 30 का स्क्वायर क्या होता है, कहे 900 हो जाए। देखो बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, देखिए कितनी आसानी से प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। बस बशर्ते आपको फार्मूला, ये थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला है और उम्मीद यही करेंगे कि ये फार्मूला ना, ये फार्मूला आप सभी लोगों को पहले से पता होगा, और अगर नहीं पता है ना भैया तो इसे रट लो, इसे रट लो, क्योंकि ये काम आने ही वाला है, कहीं ना कहीं आपको मिलने ही वाला है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर हो जाएगा भैया दूसरे प्रश्न में हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। चौथा ऑप्शन क्या होगा भैया, कहे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, कह रहे हैं मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है। 3 वर्ष के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी, मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी, ठीक है ना। चलो भाई, तो कभी भी सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जब प्रश्न आए तो उसे आप परसेंटेज को भिन्न में लगाकर लगाओगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो हमने कहा, देखिए मिश्र धन किसे कहते हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए। कहे मूलधन जो मूलधन हम लेते हैं प्रिंसिपल, उसमें जब हम ब्याज यानी कि इंटरेस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमें मिलता है मिश्र धन। सीधी सी बात है, 3 वर्ष की बात है, हमने कहा कि परसेंटेज को भिन्न में बदलकर लगा लीजिए। 5% दर दिया गया है पर साल। अब 5% को भिन्न में बदलोगे तो कहते हैं परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 लग जाता है। 5 के 5, 5 दूनिया 10 यानी कि 1/20 लिखते हैं। अब देखिए ब्याज पर ब्याज मिलता है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। 20 रुपया है, पहली साल उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, वो हो जाएगा 21। फिर दूसरी साल 20 रुपया था, उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, वो हो जाएगा 21। 3 साल, जितने भी साल 2 साल कहा था बस एक कर लेते, 3 साल मतलब 20 रुपया था, 1 रुपये का ब्याज मिला और ये हो गया 21, ये हो गया 21। अब अगर हम कहते हैं 2 दूनिया 4 दूनिया 8,000 रुपया था, 8,000 रुपया था, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो भैया 21 गुणे 21 441 में 21 से गुणा करोगे तो 9,261 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है, और मिश्र धन में से मूलधन घटा लो तो आपको ब्याज मिल जाएगा। अब ध्यान दो, अगर हमारा मूलधन 8,000 होता तो मिश्र धन हमें 9,261 मिलता, लेकिन कह रहे हैं 9,261 नहीं मिल रहा गुरुजी, 9,261 के बाद एक तो जीरो लगा रहे हैं। कई गुना है, कहीं एक जीरो लगाने के लिए 10 से गुणा किए हैं तो यहां पर भी एक जीरो लगाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, और 8,000 में जब आप 10 से गुणा करोगे तो 80,000 इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, अब इससे आसान भी कोनो तरीका हो सकता, नहीं हो सकता, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए।
चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात करोगे, कभी भी जीवन में चक्रवृद्धि ब्याज आए तो परसेंटेज को भिन्न में बदल लो। हमने कहा परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला, 21 हो गया। 20 रुपया मूलधन था, 1 रुपए ब्याज मिला, 21। यानी कि अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं ना तो हमें मिश्र धन मिलता है। 20 से 21, 20 से 21, 20, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी दिया जाए ऐसे ही करना। देखिए 3 साल से ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता है। मैक्सिमम आपसे 3 साल पूछा जाएगा, नहीं तो 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल, इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कैलकुलेशन आपको इतना ज्यादा नहीं देगा कि आप टाइम के अंदर ना कर पाओ। क्वेश्चन वही देता है जो आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाए, कहे यहां पर 80,000 इज द राइट आंसर, यानी कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, कहे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा भैया, कहे बी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो भाई, ये देखो बेसिक मेथड आया 80,000 है, लेकिन कितना फार्मूला याद करना, क्या क्या नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना था। हमने कहा परसेंटेज को भिन्न में बदलो, इधर 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 कर दो, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 कर लो, गुणा कर लो भाई। इतना मूलधन था उतना मिश्रधन हो गया, मिश्रधन दिया गया, मूलधन दिया गया होता तो मिश्रधन बता देते। आ जाओ भाई, ठीक है ना। कह रहे एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में। अच्छा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लो। 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होता भैया कि 1 घंटे में कोई व्यक्ति 75 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा, 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलेगा तो 8 घंटे में कितना चलेगा, कहे गुणे में 8 हो जाए। इतनी दूरी टोटल वो चल रहा है, इतनी दूरी टोटल चल रहा है। कह रहे हैं कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 6 घंटे में तय करना है। तो चाल बराबर आपको पता है दूरी, और दूरी बटे में 6 कितना, 6 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसे, ठीक है ना। 6 घंटे में तय करने के लिए सॉल्व कर दीजिए। क्या ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप 3 से काट देंगे, और गुरुजी 3 से काटेंगे तो 3 दूनिया 6 होगा, और 3 दूनिया 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसे जब आप काटोगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर बचा 25 गुणे 4, बच्चा बता दो 25 गुणे 4 बताओ, कौन नहीं बता सकता है। तो 25 गुणे 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बेसिक फार्मूला आपको तो सभी लोगों को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। यह चीज आप हमेशा याद करना, फिर कभी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बताना था, दूरी 75 गुणे 8 हो गया, देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 घंटे में तय करता है, यानी कि टोटल दूरी इतना। गुणा करने का क्या मतलब भाई, गुणा करने के बाद हम जो लेकर आते फिर उसे 6 से काटना ही था, तो इस वजह से गुणा नहीं करते। यही चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, स्मार्टनेस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना। कि कभी कभी हम भाई गुणा करते हैं फिर काटते, गुणा करते फिर मामला वही करते, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा खुद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारा देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया भैया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोनो फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है ना, कोई भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी हुई है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर S1 S2 बराबर, देखिए देश भर का फार्मूला। अगर हम हर क्वेश्चन के लिए इतने ज्यादा फार्मूला रटेंगे तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है भाई, ठीक है ना। पढ़ने का क्या मतलब है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, और उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना, विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को लगाने का 2-3 तरीका है। एक तो बेसिक मेथड, भाई अगर हम कह दें वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा, कहें 100 रहा होगा, ठीक है ना, 100 रहा होगा। अब कह रहे हैं कि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी कि 120 कर दे रहे हैं। अब उस पर 5% की 2 क्रमिक छूटे दे रहे हैं। अब या तो 5% की 2 क्रमिक छूटे आपको पता होनी चाहिए कि 5% की 2 क्रमिक छूटे 5 5 10, यानी कि लगभग 10 के बराबर होगा, लगभग 10 के बराबर होगा। तो कह रहे हैं इस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देख लो भाई, 8.3 दे रहे हैं ना, 8.3 दे रहे हैं, यानी कि यहां पर 8.3 हो जाएगा। अब उसका भी एक तरीका ये होता है लगाने का, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा क्या पड़ेगा, या तो आप क्या कर दीजिए कि सबसे पहले तो आप डिस्काउंट निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य,
5%, ध्यान दीजिएगा। तो 120 हुआ है ना, 120 का 100 इतना इतना हो गया है। अब आप चाहे तो आप ये कर सकते हो, एक तरीका ये होता है, एक तरीका हम दो तरीका बता दे रहे हैं। एक तो 5% की लगातार छूटे 5% को भिन्न में बदल दीजिए आप। अब 5% को अभी तो हम लोगों ने भिन्न में बदला था, बटे में 100 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/20 आ जाएगा। अब ये 5% की छूट क्या कहता है, कहे 20 रुपए पर 1 रुपए की छूट डिस्काउंट दे रहे हैं तो 19 में ही तो बेचेंगे, फिर 20 रुपए पर 1 रुपए की छूट दे रहे हैं 19 में ही तो बेचेंगे। ये आ जाएगा 20 विसंगम 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और 9 9 81 9 चौके 36 आ जाएगा, 361। अब 400 रुपए पे कितने की छूट मिल रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो 400 रुपए पर 400 वाली चीज कितने में बिक रहा है, कहें 361 में बिक रहा है। कहें 9 इधर से ले लो और 30 उधर से ले लो, यानी कि 39 रुपए की छूट मिल रही, ठीक है ना। और परसेंटेज के लिए गुणे में 100 लगा दो, 2 जीरो कट जाएगा। अब 39/4% की छूट मिल रही है। अब 39/4% की छूट मिल रही, चाहे तो यहीं से आप 39/4% निकाल दो, ठीक है ना, 39/4% निकाल लो भाई, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी बात करेंगे 39/4% की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम निकालना चाहें, इसकी बात करते हैं तो 39/400% हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जब आप काटोगे तो 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 धामा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए 3 9 27 और 3 त्रिक 9 और 9 2 11 हो जाएगा, 11.7 की छूट मिल रही है। कितने की, कहें 11.7 की छूट मिल रही है। ध्यान से समझिएगा, अगर 100 रुपया था 120 रुपया है, इस पर हमें 11.7 की छूट मिल रही है, 11.7 की छूट मिल रही है। तो यानी कि हम कितने में बेचेंगे, कहें 108.3 में बेचेंगे। अब बताओ भाई, क्रय मूल्य हमारा 100 है और विक्रय मूल्य 108.3 है, कितना अधिक बेच रहे हैं, कहें 100 पर 8.3% अधिक है। एक तो ये तरीका हो गया जिसमें कोनो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, बस कैलकुलेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या था, कि दूसरा तरीका था हमने क्या माना, कि हमने मान लिया 100 रुपया आपका क्रय मूल्य मान लिया, गुणे में हम इसे कर रहे हैं 120/100, फिर गुणे में कितने परसेंटेज की छूट दे रहे हैं, 5%, यानी कि 95 बेच रहे हैं बटे 100, गुणे में फिर 95/100। कहीं ना कहीं जब देखोगे ना तो यहां पर भी तो भैया कैलकुलेशन है, यहां पर भी तो गुणा करना है, लेकिन चीजें लोगों को क्या लगती है कि जो पुरानी चीजें हैं उसी से समझने में मामला समझ में आता है। देखो भाई, यहां पर भी तो देखिए गुणा ही तो हो रहा है, यहां पर कम गुणा थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी तरीका आप यहां से भी लगा सकते हो, आप वहां से भी लगा सकते हो, हमने दो तरीके आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहें यहां पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या होगा भैया, कहें डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।